हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी मेंस एग्जाम्स के लिए और कंप्यूटर का फुल टेस्ट। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन इस फुल टेस्ट में है। 15 क्वेश्चन जो आपके मेंस एग्जाम्स में आने हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे स्टेनो का हो, चाहे लेखपाल का हो, सभी में जहाँ पे 15 क्वेश्चन आपका ये कंप्यूटर का पूछा जाता है, उन सभी के लिए आपका ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें आज ये तीसरा टेस्ट है। इसका पहला और दूसरा टेस्ट हो चुका है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट भी बन गया है तो वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन है। ठीक है, और आप ये तीनों प्रैक्टिस सेट अगर देख लेंगे तो हमें लगता है कि आपको कंप्यूटर में दिक्कत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 15 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन तो आप इससे कर ही सकते हैं। शुरुआत करेंगे वीडियो को, और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेंगे। दिया गया पहला क्वेश्चन कि पहला प्रोग्राम करने योग्य यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है, पहला प्रोग्राम करने योग्य यांत्रिक कंप्यूटर का नाम क्या था, इसमें बताना है। ठीक है, ENIAC दिया गया है, एनालिटिकल इंजन दिया गया है, ठीक है, यूनिवैक दिया गया है, Z3 दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। उसका नाम क्या था, एनालिटिकल इंजन। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसको चार्ल्स बेबेज के द्वारा, जिन्हें कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है, ठीक है, पिता कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो है ये 1837 में एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया गया था। ठीक है, और ये पहला यांत्रिक कंप्यूटर था जिसे प्रोग्राम करने की क्षमता थी। ठीक है, तो हालांकि इसे बनाया नहीं गया था, तो ये चीज़ें है, लेकिन इसका माना जाता है कि एनालिटिकल इंजन जो पहला था जिसे प्रोग्राम करने की क्या थी, क्षमता थी। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एनालिटिकल इंजन हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और इनिएक जो है, इनिएक क्या है, ये 1945 में, ठीक है, 1945 में पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज ये कंप्यूटर बना था। ठीक है, तो इनिएक के बारे में जाने, पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो आप इनिएक का नाम बताएगा। इनिएक का फुल फॉर्म क्या बनता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म। ये वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर था, जो कि 1946 में इसको रिवील किया गया था। ठीक है, इसको इसका इन्वेंशन के नाम कौन थे, तो इनका नाम था जॉन मॉचली। ठीक है, जॉन मॉचली नाम था, जॉन मॉचली, जिन्होंने इसको जो है खोजा था या आविष्कार किया था। और एक और थे जॉन मॉचली एंड प्रेस्पर इकर्ट। ठीक है, जे प्रेस्पर इकर्ट, प्रेस्पर इकर्ट नाम था इकर्ट। तो ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का नाम क्या है। ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फोर्ट्रान। ठीक है, पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जिसका नाम है फोर्ट्रान। और फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, फोर्ट्रान। ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेशन। तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। इसका विकास किसने किया था, तो 1954 में एक थे जॉन बेकस, जॉन बेकस थे जिन्होंने इसका विकास किया था। जॉन बेकस नाम था जिन्होंने इसका, इस भाषा या इस लैंग्वेज का विकास किया था। इनके नेतृत्व में जो है IBM की एक टीम के द्वारा किया गया था। ठीक है, IBM एक जो क्या थी, कंपनी थी, उसी की टीम के द्वारा। देखिए फार्मूला ट्रांसलेशन, इसका पूरा नाम 1957 में जॉन बेकस IBM के द्वारा विकसित किया था। पहली उच्च स्तरीय भाषा थी, जबकि असेंबली जो थी ये निम्न स्तरीय भाषा है। असेंबली का है निम्न स्तरीय भाषा है। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला कंप्यूटर वायरस क्या था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए, पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है ए पार्ट, क्रीपर। क्या नाम था, क्रीपर। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट। पहला क्रीपर कंप्यूटर वायरस था, पहला जो क्रीपर नाम था, 1971 में बनाया गया था। और ये है ARPANET पर फैलने वाला पहला प्रायोगिक वायरस था। और ये है आई एम द क्रीपर कैच मी इफ़ यू कैन के नामक मैसेज से इसको दिखाता था, मतलब ये दिखाता था उस पर, जब ये इस वायरस से कोई कंप्यूटर संक्रमित होता था।
तो आंसर ए हो जाएगा। चलिए, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन था? पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र का नाम क्या था? पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र का नाम क्या था? तो उसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि दिया गया है बी पार्ट में, तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया? नाम सभी को याद है, टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब, जो बाद में नेक्सस कहे बनाया, बाद में नेक्सस बना, जो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था। ठीक है, मोज़ेक जो था 1993 में इसे जो है लोकप्रिय बनाया था मोज़ेक ने, जो कि 1993 में जो है इन्वेंट हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर जब पूछा जाएगा तो आप इसमें लगा दीजिएगा, उसका नाम था इंटेल 4004। ठीक है, ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004, जो कि 1971 में लॉन्च किया गया था। यह 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था और कैलकुलेटर के लिए डिजाइन किया गया था। ठीक है, चलिए, पहली ईमेल किसने भेजी थी? पहली ईमेल किसने भेजा था? तो जिसने उसका आविष्कार किया उसी ने भेजा होगा, तो रे टॉमलिंसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रे टॉमलिंसन ने पहली ईमेल भेजी थी। रे टॉमलिंसन ने पहली ईमेल भेजी थी 1971 में। रे टॉमलिंसन ने अर्पानेट पर @ चिन्ह का प्रयोग करते हुए पहली ईमेल भेजी थी, और यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजा गया था। ठीक है, तो ये था आंसर। ईमेल का खोज इन्होंने ही किया था। ठीक है, ईमेल का आविष्कार भी इन्होंने रे टॉमलिंसन के ही द्वारा किया गया था। इन्होंने पहला ईमेल भी इन्होंने ही भेजा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI का फुल फॉर्म ये बनता है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था जिसमें GUI लगा था, ये बताना। तो उसका नाम क्या था? जेरॉक्स अल्टो। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जेरॉक्स अल्टो जो था 1973 में बना, पहला कंप्यूटर था जिसमें GUI मतलब माउस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन था। एप्पल मैकिंटोश 1984 में आया, इसे बाद में जो है लोकप्रिय बनाया, लेकिन पहला पूछा जाएगा तो जेरॉक्स अल्टो नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में बना पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में जो बना पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में अगर आपसे पूछे सुपर कंप्यूटर का नाम तो आप जानते हैं परम। ठीक है, लेकिन अगर बना पहला कंप्यूटर की बात करेगा तो आप लगाएगा टिफरैक। ठीक है, TIFRAC, जो कि ये पहला कंप्यूटर था जो भारत में बना हुआ था। इसका पूरा नाम क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर इसका पूरा नाम है, जो कि 1960 में भारत में विकसित पहला कंप्यूटर था। यह जो है वैज्ञानिक गणना के लिए उपयोग किया गया था। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, पहला हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि HDD जिसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है, किस कंपनी ने बनाया था? पहला हार्ड डिस्क ड्राइव किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? देखिए, अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो कंपनी उस समय जब 1950 के आसपास जब कंप्यूटर विकसित हो रहा था, IBM का योगदान था, तो IBM नहीं बनाया। आंसर यहाँ पे बी ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला HDD किसने बनाया? IBM के द्वारा बनाया गया था IBM 350, जो कि 1956 में पहला हार्ड डिस्क ड्राइव बना था। इसकी क्षमता मात्र कितनी थी? 5 MB थी। ठीक है, पहले जब बना तो क्या था? 5 MB मात्र इसकी क्षमता थी, और ये एक रेफ्रिजरेटर के आकार का था। ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर के आकार का था जिसकी क्षमता कितनी थी? मात्र 5 MB थी। चलिए, अगला प्रश्न, पहला कंप्यूटर गेम कौन सा था? अगर आपसे पूछा जाए पहला कंप्यूटर गेम कौन सा है, तो पहले कंप्यूटर गेम का नाम है टेनिस फॉर टू। ठीक है, पहला कंप्यूटर गेम क्या है? टेनिस फॉर टू। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। किसने बनाया? 1958 में विलियम हिजनबॉथम ने टेनिस फॉर टू बनाया, जो एक ऑसिलोस्कोप पर चलने वाला इंटरेक्टिव गेम था। और इसके अलावा पोंग जो है 1972 में पहला कमर्शियल गेम आया था, जिसका क्या नाम था? पोंग। 1972 में यह आया था। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर में CPU का कौन सा भाग अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है? ठीक है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग। और इसमें जो भाग होता है कौन सा? जो अंकगणितीय काम करता है। तो अंकगणितीय काम के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, या CPU में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ALU एक है जिसका इस्तेमाल होता है अंकगणितीय और तार्किक संचालन के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा। ALU का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, ALU जो है CPU का भाग होता है जो सभी अंकगणितीय गणनाएं करता है, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सभी चीजें करता है। ठीक है, और तार्किक वाला भी काम करता है, जिसमें एंड और नॉट का संचालन भी इसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट जो है निर्देशों को डिकोड करता है और प्रोसेस को नियंत्रित करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12,
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कंपाइलर का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कंपाइलर का मुख्य काम क्या है, ये बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कंपाइलर का मुख्य काम होता है हाई लेवल कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करना, ठीक है। मशीन कोड में क्या करना, ट्रांसलेट करना, जिसको जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना या ट्रांसलेट करना कंपाइलर का काम होता है, ठीक है। और इंटरप्रेटर एक होता है, इंटरप्रेटर भी क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, लेकिन वो लाइन बाय लाइन बदलता है, ठीक है, और सभी एक साथ बदलता है, वो कंपाइलर होता है। तो ये याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करके मशीन रीडेबल कोड बनाता है, .exe फाइल जिसको कहते हैं बनाता है, ठीक है। और इंटरप्रेटर होता है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो दोनों में यही ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, नेटवर्किंग में मैक एड्रेस किसे दर्शाता है? मैक एड्रेस, मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये किसे दर्शाता है? तो ये फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस को दर्शाता है, ठीक है, फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस को दर्शाता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ये नेटवर्क होता है, ये एड्रेस नेटवर्क डिवाइस, जैसे लैन कार्ड का यूनिक हार्डवेयर एड्रेस होता है। ये हेक्सामिल फॉर्मेट में, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में काम ये होता है, जैसे कि इस तरीके से मैक एड्रेस पड़ा होता है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल फॉर्म याद रखिएगा आपको, ये भी पूछ लेता है। चलिए अगला प्रश्न, क्रिप्टोग्राफी में डेटा को सिक्योर करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? क्रिप्टोग्राफी में डेटा को सिक्योर करने के लिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इंक्रिप्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है, इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन डेटा को एक कोडेड फॉर्म में बदल देता है, जिसे केवल सही डिक्रिप्शन की से ही पढ़ा जा सकता है, और यह डेटा सुरक्षा का मूल सिद्धांत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो जिसका फुल फॉर्म है, किस डेटा स्ट्रक्चर का सिद्धांत है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू या फिर स्टैक, एरे या फिर लिंक्ड लिस्ट। लीफो की बात करेंगे, किस डेटा स्ट्रक्चर का सिद्धांत है? तो लीफो जो है ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का सिद्धांत है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टैक में डेटा को लीफो सिद्धांत जैसे से मैनेज किया जाता है, अंत में जोड़ा गया आइटम पहले निकाला जाता है। उदाहरण जैसे ब्राउज का बैक बटन, ठीक है, ब्राउजर का बैक बटन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी सर्च की आवश्यकता नहीं है? कौन सा बाइनरी सर्च की आवश्यक शर्त है? इसमें से कौन सा बाइनरी सर्च की आवश्यक शर्त होती है? तो डेटा सॉर्टेड हो, क्या उसका शर्त है? डेटा सॉर्टेड हो। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, तभी बाइनरी उस पर काम करेगा, ठीक है। बाइनरी सर्च जो होता है केवल सॉर्टेड डेटा पर ही काम करती है, ठीक है। यह मिडिल पॉइंट यानी मध्य बिंदु को चेक करती है और हर स्टेप में सर्च रेंज को आधा कर देती है, जिससे समय कम लगता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन किससे संबंधित है? ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन ये जो होता है, ये प्रोसेस शेड्यूलिंग से संबंधित होता है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। राउंड रॉबिन जो होता है एक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, जहां प्रत्येक प्रोसेस को एक निश्चित समय में मिलता है और यह मल्टीटास्किंग को निष्पक्ष बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18, डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या है? प्राइमरी की का क्या उद्देश्य होता है, क्या कार्य होता है? तो टेबल के हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, ये प्राइमरी की का उद्देश्य है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। प्राइमरी की एक कॉलम या कॉलम का समूह होती है जो टेबल के हर रो रिकॉर्ड को यूनिक बनाती है, और यह डेटा इंटीग्रिटी और रिलेशंस के काम आती है, ठीक है। अगला प्रश्न, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने बनाया? पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो उनका नाम क्या था? ब्लेज पास्कल, ठीक है, ब्लेज पास्कल। आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ब्लेज पास्कल। चलिए अगला प्रश्न है, एनालिटिकल इंजन को किसने डिजाइन किया था, जिसे पहला सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर माना जाता है? एनालिटिकल इंजन, तो एनालिटिकल इंजन की बात करेगा तो आप इसमें क्या लगा दीजिएगा? चार्ल्स बेबेज। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। इन्होंने 1830 के दशक में एनालिटिकल इंजन को डिजाइन किया, वो प्रोग्रामेबल और समान उद्देश्य कंप्यूटर का पहला डिजाइन था। एडा लवलेस जो है, इन्होंने इसके लिए प्रोग्राम लिखे और इन्हें ही इसे जो है प्रोग्रामिंग की शुरुआत माना जाता है। तो प्रोग्रामर अगर कहा फर्स्ट प्रोग्रामर, तो फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है? एडा लवलेस, ठीक है। हरमन होलेरिथ ने पंच कार्ड सिस्टम विकसित किया। कॉनराड ज्यूस ने Z3 बनाया, लेकिन एनालिटिकल इंजन बेबेज का योगदान है, ठीक है, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है? दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछा जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा? इनेक हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का इनेक हो जाएगा। अब इनेक के बारे में जान लेते हैं।
इनेक जो है इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसे 1945 में जे प्रेसबर्ग इकर्ट और जॉन माउचले ने बनाया। यह दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। Z3 जो है 1941 में कोनराड ज़्यूस का इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, और कोलोसस 1943 में विशिष्ट उद्देश्य कोड ब्रेकिंग के लिए था, और यूनिवैक बाद में 1951 में आया। तो इनेक के बारे में जानिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल कंप्यूटर था। अगला प्रश्न, पंच का कार्ड का उपयोग पहली बार किसने किया? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हरमन होलोरिथ। ठीक है, हरमन होलोरिथ पंच कार्ड का पहली बार इसने प्रयोग किया था। इन्होंने 1890 की अमेरिकी जनगणना के लिए पंच कार्ड सिस्टम विकसित किया था। ठीक है, जिसने डेटा प्रोसेसिंग को तेज किया, और यह तकनीक बाद में कंप्यूटरों में क्या किया गया? उपयोग किया गया। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने पंच कार्ड का विचार दिया था, लेकिन होलरिथ ने इसे व्यवहारिक रूप से लागू किया, और ट्यूरिंग और एटनॉसॉफ का इससे कोई संबंध नहीं है। चलिए, प्रोग्रामिंग की अवधारणा को पहली बार किसने प्रस्तुत किया? प्रोग्रामिंग की अवधारणा, प्रोग्रामिंग की अवधारणा जब पूछा जाएगा या पहला प्रोग्रामर पूछा जाएगा तो एडा लवलेस है जो पहली प्रोग्रामर थी। ठीक है, महिला हैं। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। एडा लवलेस ने 1840 के दशक में बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखा था, और इसे पहला प्रोग्राम माना जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि कंप्यूटर केवल गणनाओं के लिए नहीं बल्कि अन्य कार्य जैसे संगीत के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ग्रेस हॉपर ने बाद में प्रोग्रामिंग भाषा कोबोल विकसित किया। ठीक है, तो कोबोल किसने विकसित की? तो ग्रेस हॉपर ने विकसित की। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी याद रखिएगा। चलिए, पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया और इसका नाम क्या था? तो पहला माइक्रो प्रोसेसर जो था वो इंटेल 404 था, 4004 था। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये इंटेल के द्वारा बनाया गया था। 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 बनाया, जिसे फेडरिको फैगिन, टेड हॉक और स्टेनली मेजर ने डिजाइन किया। यह एक 4 बिट प्रोसेसर था, और आधुनिक कंप्यूटर की नींव यहीं पर रखी गई। IBM का सिस्टम 360 एक मेन फ्रेम था, और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स एंड मोटोरोला ने बाद में जो है माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, लेकिन पहला इंटेल के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? उसका नाम क्या है? पहला पर्सनल कंप्यूटर जो है वो है एल्टियर 8800। ठीक है, एल्टियर 8800 ये पहला पर्सनल कंप्यूटर था, PC इसको कहते हैं। 1975 में MITS के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये एल्टियर 8800 व्यावसायिक रूप से सफल पर्सनल कंप्यूटर माना जाता है। यह इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित था। इसे किट के रूप में बेचा जाता था। एप्पल फर्स्ट 1976 में आया, IBM PC 1981 में, और कामोडोर पेट जो 1970 बाद में आया। ठीक है, अल्टियर ने PC क्रांति की शुरुआत की थी। विश्व की पहली प्रोग्रामिंग भाषा का नाम क्या था? विश्व की पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन थी? तो उसका नाम क्या था? प्लैंकल। ठीक है, प्लैंकल नाम था। आंसर यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोनराड ज़्यूस ने 1940 के दशक में प्लैंकल जो है विकसित की, जिससे पहली प्रोग्रामिंग भाषा माना जाता है। हालांकि इसे उस समय लागू नहीं किया गया था। फोर्ट्रान 1957 में आया, कोबोल 1959 में आया, और व्यवहारिक रूप से उपयोग में हुआ। ठीक है, C जो है 1970 के दशक में विकसित हुआ था। ये सभी लैंग्वेज के नाम हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, इंटरनेट की शुरुआत किस प्रोजेक्ट से मानी जाती है? इंटरनेट की शुरुआत यहाँ से अगर देखा जाए तो ARPANET के प्रोजेक्ट से माना जाता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। ARPANET जो है ये 1969 में US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को इंटरनेट की शुरुआत माना जाता है ARPANET से, क्योंकि यह पहला नेटवर्क था जो कंप्यूटरों को जोड़ता था। और TCP/IP जो है ये नेटवर्किंग प्रोटोकॉल था 1970 में, जिसने नेटवर्किंग प्रोटोकॉल प्रदान किया गया TCP/IP के द्वारा। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। WWW जो है 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने वेब को जन्म दिया। और NSF नेट, ठीक है, NSF नेट ने बाद में इंटरनेट को विस्तार दिया था। अगला क्वेश्चन, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरनेट इंटरफेस किस कंपनी ने विकसित किया? पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जेरोक्स। ठीक है, जेरोक्स। आंसर यहाँ पे क्या है? C ऑप्शन करेक्ट है। जेरोक्स पॉर्सी ने 1970 में के दशक में जेरोक्स अल्टो का पर पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विकसित किया, जिसमें माउस, विंडोज और मेन्यू थे। एप्पल ने इसे मैकिन्टोश 1984 में
जो है लोकप्रिय बना, ठीक है। एप्पल का मैकिन्टोश निकाला गया वर्जन 1984 में, जिसमें ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने बाद में विंडोज़ बनाया और IBM ने GUI पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बाद इसके बाद, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर टर्मिनल क्या है? कंप्यूटर टर्मिनल, कंप्यूटर टर्मिनल कैसे बताना, तो टर्मिनल क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर टर्मिनल की बात करेंगे तो ये एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, उसे कंप्यूटर टर्मिनल कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। ठीक है, कंप्यूटर टर्मिनल एक हार्डवेयर डिवाइस है जो यूजर्स को कंप्यूटर यानी विशेष रूप से मेन फ्रेम या सर्वर के साथ संचार करने की अनुमति देता है। यह इनपुट जैसे कीबोर्ड और आउटपुट जैसे मॉनिटर के लिए उपयोग होता है। ये सॉफ्टवेयर, स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। तो आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा कंप्यूटर टर्मिनल के बारे में, ठीक है। चलिए, टर्मिनल का उपयोग पहली बार किस प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम के साथ व्यापक रूप से हुआ? तो टर्मिनल का प्रयोग सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ हुआ था। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 1960 और 70 के दशक में टर्मिनल का उपयोग मुख्य रूप से मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ किया जाता था। ये टर्मिनल मेन फ्रेम से कनेक्ट होते थे और कई उपयोगकर्ता एक साथ डेटा प्रोसेसिंग कर सकते थे। पर्सनल कंप्यूटर बाद में आए और लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर में टर्मिनल का उपयोग सीमित है, इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्मिनल में निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा टर्मिनल का एक प्रकार है? इसमें से टर्मिनल का एक प्रकार डम्ब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, ग्राफिकल टर्मिनल, ये सभी हैं। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी हैं, ठीक है। टर्मिनल कई प्रकार के होते हैं। इसमें डम्ब टर्मिनल क्या होता है? केवल बेसिक इनपुट आउटपुट, कोई प्रोसेसिंग क्षमता नहीं। स्मार्ट टर्मिनल कुछ प्रोसेसिंग है और डेटा हैंडलिंग क्षमता होती है। ग्राफिकल टर्मिनल ये GUI सपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न। डम्ब टर्मिनल की मुख्य विशेषता क्या है? डम्ब टर्मिनल की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये केवल इनपुट और आउटपुट प्रदर्शन करता है। आंसर यहाँ पे बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डम्ब टर्मिनल में कोई स्वतंत्र प्रोसेसिंग क्षमता नहीं होती। यह केवल मेन फ्रेम और होस्ट कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करता है और यूजर्स के इनपुट को भेजता है। यह ग्राफिक्स या इंटरनेट जैसी सुविधाओं का सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। चलिए, टर्मिनल एमुलेटर सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 33। टर्मिनल एमुलेटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग टर्मिनल हार्डवेयर को बदलने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनल एमुलेटर सॉफ्टवेयर जो है बात करेंगे जैसे कि पुट्टी हो गया, ठीक है, पुट्टी हो गया, हाइपर हो गया, ये आधुनिक कंप्यूटर पर पुराने हार्डवेयर टर्मिनल की कार्य क्षमता को अनुकरण करता है और ये यूजर्स को रिमोट सर्वर या मेन फ्रेम से कमांड लाइन इंटरफेस के माध्यम से कनेक्ट करने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध टर्मिनल प्रोटोकॉल है? टर्मिनल प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो जब पूछा जाएगा इसमें से कौन सा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पे आंसर क्या है? टेलनेट, ठीक है। टेलनेट जो कि एक टर्मिनल प्रोटोकॉल है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो टर्मिनल आधारित रिमोट एक्सेस को सक्षम बनाता है, जिसे उपयोगकर्ता किसी अन्य कंप्यूटर कमांड लाइन टर्मिनल के माध्यम से लॉग इन कर सकते हैं। HTTP, FTP, SMTP ये टर्मिनल से सीधा संबंधित नहीं होता। VT100 टर्मिनल क्या था? VT100 टर्मिनल की जब बात करेंगे तो ये एक डम्ब टर्मिनल मॉडल था। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। VT100 यानी कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 1978 में बनाया गया था। यह एक लोकप्रिय डम्ब टर्मिनल था। यह टेस्ट आधारित इंटरफेस प्रदान करता था और कई टर्मिनल एमुलेटर आज भी VT100 प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं। टर्मिनल का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के इंटरफेस के साथ किया जाता है? तो इसके लिए कमांड लाइन इंटरफेस, CLI इसको कहते हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टर्मिनल जो होता है मुख्य रूप से कमांड लाइन इंटरफेस के साथ उपयोग होता है, जहां उपयोगकर्ता टेस्ट आधारित कमांड टाइप करके कंप्यूटर के साथ संचार करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। ALU रजिस्टर और कैश मेमोरी में से सबसे तेज डेटा एक्सेस कौन सा प्रदान करता है? इसमें से 37 का आंसर क्या हो जाएगा? रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर इनमें से सबसे तेज रहता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रजिस्टर जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो CPU के अंदर सबसे तेज मेमोरी होती है, क्योंकि ये सीधे CPU से एकीकृत होते हैं, CPU के जस्ट बगल में लगे होते हैं। और कैश मेमोरी तेज है लेकिन रजिस्टर से धीमी है, और ALU जो है डेटा एक्सेस प्रदान नहीं करता है बल्कि गणनाएं करता है। चलिए, निम्न में से कौन सा आधुनिक टर्मिनल एमुलेटर है? इनमें से आधुनिक टर्मिनल एमुलेटर पूछा जाएगा तो पुट्टी आप याद रखिएगा, पुट्टी आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और SSH टेलनेट जो है ये अन्य प्रोटोकॉल के माध्यम से रिमोट सर्वर कनेक्शन की अनुमति देता है, ठीक है। चलिए, टर्मिनल का उपयोग किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है?
तो वो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और सर्वर मैनेजमेंट में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। टर्मिनल का उपयोग मुख्य रूप से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और सर्वर मैनेजमेंट और नेटवर्किंग में होता है, जहां कमांड लाइन के माध्यम से सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, डेटा प्रबंधन और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन जैसे कार्य किया जाता है। गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइन में टर्मिनल का उपयोग न्यूनतम है। थ्रोपुट का अर्थ क्या है? ठीक है, थ्रोपुट का अर्थ इस तरीके से पूछ लिया जाता है। थ्रोपुट का मतलब होता है प्रति यूनिट समय में पूर्ण किए गए कार्यों की मात्रा को थ्रोपुट कहा जाता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थ्रोपुट जो होता है सिस्टम की कार्य क्षमता को मापता है, जो प्रति यूनिट यानी कि प्रति सेकंड में पूर्ण किए गए कार्यों जैसे ट्रांजैक्शन हो गया, डेटा पैकेट है या जॉब्स की संख्या को दर्शाता है। यह डेटा स्टोरेज, निष्पादन समय या सीपीयू की कैसे संबंधित होता है सीधे। ठीक है, बिग ओ नोटेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन जो होता है एल्गोरिदम के समय और स्थान जटिलता को व्यक्त करने के लिए आता है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिग ओ नोटेशन जो है एक गणितीय डिवाइस है, जो मैथमेटिकल डिवाइस है, जो कि किसी एल्गोरिदम की समय, टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्थान कम्प्लेक्सिटी मतलब स्पेस कम्प्लेक्सिटी को इनपुट साइज के आधार पर व्यक्त करता है। यह एल्गोरिदम की स्केलेबिलिटी और दक्षता को समझने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा थ्रूपुट को प्रभावित करने वाला कारक है? इनमें से तो नेटवर्क बैंडविड्थ, डेटाबेस डिजाइन और हार्डवेयर संसाधन, ये सभी जो है थ्रूपुट को प्रभावित करता है, तो आंसर डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि डेटा ट्रांसफर की गति मतलब कि नेटवर्क बैंडविड्थ हो गया, डेटाबेस डिजाइन मतलब क्वेरी दक्षता, हार्डवेयर संसाधन यानी सीपीयू रैम जैसे कारकों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, बिग ओ नोटेशन में ओ एन स्क्वायर का अर्थ क्या है? तो ये समय जटिलता इनपुट डिवाइस के वर्ग के समानुपाती होता है, इसका ये मतलब होता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओ एन स्क्वायर इंगित करता है कि एल्गोरिदम का निष्पादन समय इनपुट साइज यानी कि एन के वर्ग के साथ बढ़ता है। नेस्टेड लूप जैसे बबल सॉर्ट के समय जटिलता ओ एन स्क्वायर होती है। यह स्थिर ओ वन, रैखिक ओ एन या लॉगरिदमिक लॉग एन नहीं होती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किसी सिस्टम का थ्रूपुट बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो इसके लिए समानांतर प्रोसेसिंग लागू किया जाता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, समानांतर प्रोसेसिंग कार्यों को कई प्रोसेसर या थ्रेड्स में विभाजित करके प्रति यूनिट समय में अधिक कार्य पूर्ण कर सकती है, जिससे थ्रूपुट बढ़ता है। ठीक है, मेमोरी उपयोग, इंक्रिप्शन, इनपुट साइज बढ़ाने से थ्रूपुट का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बिग ओ नोटेशन की सबसे कुशल है? इनमें से सबसे कुशल बिग ओ नोटेशन है, याद रखिएगा, सी पार्ट ओ लॉग इन है। ठीक है, ओ लॉग इन है, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, थ्रूपुट का मापन किस यूनिट में किया जाता है? तो कार्य प्रति सेकंड। ठीक है, थ्रूपुट का मापन कार्य प्रति सेकंड में करते हैं, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देख लीजिए तो यूनिट प्रति यूनिट समय जैसे कि ट्रांजेक्शन पर सेकंड, पैकेट पर सेकंड या कार्य पर सेकंड, ये सभी में मापा जाता है। ठीक है, और बाइट्स प्रति सेकंड जो है बैंडविड्थ से संबंधित है, मिली सेकंड समय से, और गीगाहर्ट्ज जो है सीपीयू की गति से संबंधित है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम ओ एन लॉग एन समय जटिलता का उदाहरण है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ठीक है, बबल सॉर्ट दिया गया है, लीनियर सर्च है, इंसर्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट। इसमें से कौन सा उदाहरण है? तो वो है मर्ज सॉर्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, मर्ज सॉर्ट यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। मर्ज सॉर्ट की समय जटिलता ओ एन लॉग एन है, क्योंकि यह इनपुट को लॉगरिदमिक स्तरों में विभाजित करता है और प्रत्येक स्तर पर रैखिक समय लेता है। बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट ओ एन स्क्वायर है, और लीनियर सॉर्ट जो सर्च जो है ओ एन है मात्र। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक थ्रूपुट को सीमित कर सकता है? इसमें से तो उच्च लेटेंसी थ्रूपुट को सीमित करने में काम, अपर्याप्त बैंडविड्थ जो है ये भी सीमित कर सकता है, सीमित सीपीयू के संसाधन, तो ये भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। ठीक है, थ्रूपुट के लिए जो है उच्च लेटेंसी और अपर्याप्त बैंडविड्थ मतलब डेटा ट्रांसफर की सीमा हो, सीमित सीपीयू हो, प्रोसेसिंग पावर, तो सभी थ्रूपुट को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम के कार्य को पूर्ण करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। चलिए, बिग ओ नोटेशन में ओ वन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है समय जटिलता इनपुट साइज पर निर्भर नहीं है, आंसर ए पार्ट इसका मतलब हो जाता है। ठीक है, ओ वन मतलब स्थिर समय जटिलता इंगित करता है कि एल्गोरिदम का निष्पादन समय इनपुट साइज से स्वतंत्र है। ठीक है, एक सारणी में इंडेक्स द्वारा तत्व को पहुंचना, उदाहरण जैसे अगर ये है रैखिक ओ एन, कोडिक ओ एन स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल टू की पावर एन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डी रैम और एस रैम में क्या अंतर है? डी रैम और एस रैम, डी रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, या रैम के क्या है? दोनों दो भाग हैं। ठीक है,
तो क्या अंतर होता है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे अंतर की डी रैम और एस रैम में, तो डी रैम और एस रैम की बात करेंगे तो डी रैम क्या है, डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, ठीक है, और एस रैम को नहीं। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो डी रैम अगर लगा है तो उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है, और स्टैटिक रैंडम एक्सेस लगा है तो इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं है, और एस रैम को ही कैश मेमोरी भी कहा जाता है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, फ्लैश मेमोरी का उपयोग कहाँ पर किया था, फ्लैश मेमोरी जो होता है ये एसएसडी और यूएसबी ड्राइव में करते हैं, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव में इसका, और यूएसबी ड्राइव में किया था, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। फ्लैश मेमोरी जो है एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है जो एसएसडी और यूएसबी ड्राइव और मेमोरी कार्ड में उपयोग होती है। यह है तेज और अस्थायी स्टोरेज प्रदान करती है। सीपीयू जो है रजिस्टर और कैश मेमोरी में एस रैम और रैम में डी रैम उपयोग करती है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट सबसे बड़ी है इनमें से, ठीक है, टीबी यानी टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, इनमें से सबसे बड़ी बताना है कौन सी मेमोरी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ी मेमोरी जो है वो टेराबाइट है, ठीक है, टेराबाइट टीबी जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आंसर ये पार्ट हो जाएगा। मेमोरी यूनिट का अगर हम देखें छोटे से बड़े की ओर तो सबसे छोटी केबी होती है, फिर उससे बड़ी एमबी होती है, फिर जीबी होती है, फिर टीबी आती है। 1 टेराबाइट बराबर 1024 जीबी के बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी इन विकल्पों में से ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट कितने कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है आस्की कोडिंग में, इनकोडिंग में, ठीक है, एक बाइट, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो एक बाइट जो है वो एक कैरेक्टर को जो है स्टोर कर सकता है, आंसर ए पार्ट कैरेक्टर, ठीक है। आस्की क्या है, तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। इसमें प्रत्येक कैरेक्टर को एक बाइट यानी कि 8 बिट्स में स्टोर किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए ए का आस्की कोड 65 है जो एक बाइट में स्टोर होता है, इसलिए एक बाइट बराबर एक कैरेक्टर के। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में फाइल क्या है, कंप्यूटर में फाइल क्या है, कंप्यूटर में फाइल की बात करेंगे तो ये डेटा का स्टोरेज जो एक नाम के तहत स्टोर किया जाता है, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए राइट है, ठीक है। ठीक है, फाइल डेटा का एक संग्रह होता है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, प्रोग्राम, इन सभी को एक विशिष्ट नाम और एक्सटेंशन जैसे कि .txt, .jpg इनके साथ स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जाता है, ठीक है। चलिए, फोल्डर का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है। फोल्डर का मुख्य उद्देश्य होता है फाइलों और अन्य फोल्डरों को व्यवस्थित करना, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, ये एक वर्चुअल कंटेनर है जो फाइलों और अन्य फोल्डरों को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग होता है। यह डेटा प्रोसेसिंग, इंटरनेट या प्रोग्राम इंस्टॉलेशन के लिए नहीं होता। आइकन क्या होता है, आइकन की बात करेंगे तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम दर्शाता है, आइकन होता है, आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन टेस्ट फाइल को दर्शाता है, फाइल एक्सटेंशन टेस्ट फाइल को दर्शाता है, इनमें से कौन सा एक्सटेंशन हो जाएगा वो, तो वो है .txt, ठीक है। ये जो है फाइल एक्सटेंशन टेस्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। और .jpg जो है ये क्या है, इमेज फाइल है। .exe जो है ये निष्पादन योग प्रोग्राम के जो है एक्सटेंशन है, ठीक है। .mp3 ऑडियो फाइल को दर्शाता है। डेस्कटॉप पर आइकन का उपयोग किस लिए किया जाता है, डेस्कटॉप पर आइकन का उपयोग किस लिए करते हैं, तो फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को त्वरित रूप से एक्सेस करने के लिए करते हैं, आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा फोल्डर का उदाहरण, इनमें से कौन सा फोल्डर है, फोल्डर की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सही रूप से ये माई डॉक्यूमेंट जो है फोल्डर का सही रूप से उदाहरण है, तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्टकट आइकन की क्या विशेषता है, शॉर्टकट आइकन, शॉर्टकट आइकन जो होता है ये एक मूल फाइल या फोल्डर का लिंक होता है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फाइल का एक प्रकार है, ठीक है, डॉक, डेस्कटॉप, रिसाइकिल बिन, सी ड्राइव, यहाँ पे फाइल का एक प्रकार, तो फाइल का है .docs, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट फाइल का मतलब ये वर्ड प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है क्या फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये एक फाइल का प्रकार है, तो आंसर क्या है यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डेस्कटॉप, सी ड्राइव और रिसाइकिल बिन ये सभी फोल्डर या सिस्टम लोकेशन है, ठीक है। चलिए, फोल्डर और फाइल में मुख्य अंतर क्या है, फोल्डर और फाइल की बात करेंगे तो फोल्डर अन्य फाइलों, फोल्डरों को व्यवस्थित करता है और फाइल डेटा स्टोर करती है, तो ये काम दोनों में अंतर है, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आइकन सिस्टम फोल्डर को दर्शाता है, सिस्टम फोल्डर इनमें से अगर देखा जाएगा तो वो हो जाएगा रिसाइकिल बिन, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम फोल्डर को दर्शाता है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर एजीसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर जो था ये अंतरिक्ष यान की नेविगेशन, गाइडेंस और नियंत्रण इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर को अपोलो मिशनों के लिए जो है डिजाइन किया गया था, जो कमांड मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल में नेविगेशन, गाइडेंस और नियंत्रण कार्यों को संभालता था। ये डेटा स्टोरेज, जीयूआई और इंटरनेट से संबंधित नहीं था। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर में किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया गया था? इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर में किस मेमोरी का प्रयोग किया था? तो वो था कोर रोप मेमोरी। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एजीसी में कोर रोप मेमोरी का प्रयोग किया गया था। एक विशेष प्रकार की रीड ओनली मेमोरी थी जिसका उपयोग किया था, जिसमें तारों को चुंबकीय कोर के माध्यम से बुनकर सॉफ्टवेयर स्टोर किया जाता था। ये नॉन वोलाटाइल और विश्वसनीय थी। फ्लैश मेमोरी, डी रैम, हार्ड डिस्क उस समय उपलब्ध नहीं थे। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर में कितने बिट का वर्ड लेंथ था? ठीक है, बताइए इसके आंसर के कितने बिट का वर्ड लेंथ अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था? तो था 16 बिट। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 16 बिट। ठीक है, एजीसी में 16 बिट वर्ड लेंथ थी, जिसमें 15 डेटा बिट्स और एक पैरिटी बिट शामिल था। ये उस समय के लिए उन्नत था, लेकिन आधुनिक अगर देखा जाए तो 32 बिट या 64 बिट के सिस्टम पर से छोटा था। अपोलो मिशन के दौरान एजीसी में कौन सी समस्या सामने आई थी? अपोलो मिशन के दौरान 1202 प्रोग्राम अलार्म एग्जीक्यूटिव ओवरफ्लो अलार्म की समस्या आई थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, अपोलो 11 के लूनर लैंडिंग के दौरान एजीसी में 1202 प्रोग्राम अलार्म यानी एग्जीक्यूटिव ओवरफ्लो अलार्म बजा, क्योंकि प्रोसेसर पर अतिरिक्त कार्यभार जैसे कमांड 1668 था। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के कारण यह स्वचालित रूप से ठीक हो गया। हार्डवेयर वायरस, हार्डवेयर क्रैश की समस्या नहीं थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, अपोलो गाइडेंस मुख्य कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग पहली बार बड़े पैमाने पर किया गया? कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया गया पहली बार बड़े पैमाने पर? तो वो था सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। और एजीसी पहला कंप्यूटर था जिसमें सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सर्किट का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया, जिसने इसे कॉम्पैक्ट और विश्वसनीय बनाया। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर जो है पुरानी तकनीक थी और मैग्नेटिक टेप स्टोरेज के लिए थी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की तुलना में पहले विकसित हुआ था? तो उस कंप्यूटर का नाम क्या है? उसका नाम है इनेक। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। इनेक 1945 में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जो एजीसी 1960 के दशक में बहुत पहले विकसित हुआ था। ठीक है, एप्पल सेकंड, आईबीएम पीसी, कॉमोडोर पेट 1970 के दशक के अंत में है, जो एजीसी के बाद के हैं। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की मेमोरी साइकिल समय कितना था? तो उस समय जो आया था उसका था 11.72 माइक्रोसेकंड। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एजीसी की मेमोरी साइकिल थी मेमोरी साइकिल 12 टाइमिंग्स पल्स यानी कि 11.72 माइक्रोसेकंड पूरी होती थी। ये उस समय के लिए तेज थी, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर की तुलना में बहुत धीमी है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है? मेन फ्रेम कंप्यूटर इनमें से अगर देखा जाए तो आईबीएम सिस्टम 360 था। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन। ठीक है, 1964 में बना था, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था जो बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग होता था। एजीसी एक विशेष उद्देश्य कंप्यूटर था और अल्टियर 8800 और एप्पल फर्स्ट का पर्सनल कंप्यूटर थे। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर में रेडिएशन से बचाव के लिए क्या उपाय किए गए थे? तो इसके लिए बड़े आकार के लॉजिस्टिक गेट और उच्च वोल्टेज मार्जिन लगाए गए थे। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेडिएशन में बचाव के लिए बड़े आकार के लॉजिस्टिक गेट जिसमें 100 माइक्रोमीटर के थे और उच्च वोल्टेज 14 वोल्ट वाट का जो है ये क्या उपयोग किया गया था, जो रेडिएशन के प्रभाव को कम करते थे। ट्रिपल रेडिडेंसी प्रस्तावित थी लेकिन उपयोग में नहीं हुई थी। चलिए, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की तुलना में आधुनिक स्मार्टफोन की प्रोसेसिंग पावर कैसी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट है, एजीसी की तुलना में कम है। ठीक है, एजीसी की तुलना में माफ करिएगा, एजीसी की तुलना में बहुत अधिक है। ठीक है, एजीसी से बहुत अधिक है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। एजीसी की प्रोसेसिंग पावर 1970 के दशक के होम कंप्यूटर जैसे एप्पल सेकंड के समान थी, लेकिन आधुनिक स्मार्टफोन की प्रोसेसिंग पावर इससे लाखों गुना अधिक है, क्योंकि वो उन्नत माइक्रो प्रोसेसर और मल्टीकोर आर्किटेक्चर का उपयोग करते हैं। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग किस लिए होता है? सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग जो होता है ये
वैज्ञानिक सिमुलेशन और जटिल गणनाओं के लिए होता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर जो है अत्यधिक शक्तिशाली कंप्यूटर जिसका उपयोग मौसम पूर्वानुमान, आणविक मॉडलिंग और जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए होता है। यह व्यक्तिगत उपयोग, प्रिंटिंग, ब्राउजिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग की बात करेंगे तो बड़े संगठनों में डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे कि बैंक हो गया, बीमा कंपनियां हो गया, यहाँ पे भारी भारी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग होती है, जैसे ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होता है, तो उसके लिए उपयोग किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का, ठीक है। ये गेमिंग, घरेलू कार्य या छोटे व्यवसायों के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न, वर्क स्टेशन कंप्यूटर का मुख्य रूप से किस लिए होता है? वर्क स्टेशन कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है? तो उच्च प्रदर्शन ग्राफिक्स और इंजीनियरिंग कार्यों के लिए होता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर का प्रयोग। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है, देखिए, ठीक है। मेन फ्रेम और वर्क स्टेशन कंप्यूटर दोनों अलग अलग हैं, उनके दोनों अलग अलग काम है, ठीक है। चलिए, वर्क स्टेशन उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटर हैं जो कैड, 3D मॉडलिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे विशेष कार्यों के लिए डिजाइन किया गया। ये डेटा सेंटर और घरेलू कार्य के लिए आप नहीं होता। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल्स पर काम करता है? तो एनालॉग सिग्नल्स पर एनालॉग कंप्यूटर काम करेगा। आंसर यहाँ पे बी आप समझ जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर की क्या विशेषता है? ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है ये एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रोसेसिंग करता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है दोनों प्रोसेसिंग करता है। चिकित्सा उपकरण हो जैसे ईसीजी हो गया, ठीक है। ये केवल डिजिटल और व्यक्तिगत उपयोग या गेमिंग के लिए सीमित नहीं होता। प्रीमिटिव का तात्पर्य फॉर्मल भाषा के संदर्भ में क्या है? प्रीमिटिव, प्रीमिटिव की बात करेंगे तो मूल भाषा तत्व तो जैसे प्रतीक या टर्मिनल होता है, जैसे कि प्रीमिटिव जो होता है फॉर्मल भाषा में, फॉर्मल लैंग्वेज में सबसे बुनियादी तत्व जैसे प्रतीक हो गया, यानी कि सिंबल्स हो गया, या टर्मिनल जो किसी भाषा के अल्फाबेट का हिस्सा होता है। उदाहरण 0-1 बाइनरी भाषा के प्रीमिटिव है, ठीक है। तो जटिल नियम अनिल भाषा संयोजन इसका प्रीमिटिव नहीं है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न, संयोजन के साधन निम्नलिखित मेंस ऑफ कंपोजिशन का उद्देश्य क्या है? तो प्रिमिटिव तत्वों को मिलाकर जटिल संरचनाएं बनाए इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आंसर बी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा, ठीक है। संयोजन के साधन के नियम या ऑपरेशन है जो प्रिमिटिव तत्वों जैसे प्रतीक यानी सिंबल को जोड़कर जटिल स्ट्रिंग्स या संरचनाएं बनाते हैं, जैसे नियम जैसे कि कंसंटेंशन है, ठीक है, स्ट्रिंग को जोड़ना, या यूनियन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अनंत भाषा उदाहरण हो सकती है? अनंत भाषा का उदाहरण ये बी पार्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अनंत भाषा में अनंत संख्या में स्ट्रिंग्स होती है, ठीक है। जैसे कि अगर ये लिखा हुआ तो इसका मतलब ये ऐसे चला जाएगा, शामिल है जो अनंत तक जाएगा, तो ये हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजन के नियम में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शामिल है? तो इसमें शामिल होता है उपरोक्त सभी, ठीक है। इंटरसेक्शन, क्लीन स्टार, कंसंटेंशन, तो ये सभी शामिल, उपरोक्त सभी हो जाएगा जो कि संयोजन के नियम में शामिल होता है, ठीक है। कंसंटेंशन में दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना, जैसे AB प्लस CD, ABCD, ठीक है। इंटरसेक्शन में दो भाषाओं की समान स्ट्रिंग। क्लीन स्टार में स्ट्रिंग्स या का शून्य या अधिक बार दोहराव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 83, रूपिज्म यानी फॉर्मलिज्म का तात्पर्य फॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है? रूपिज्म का क्या अर्थ है? रूपिज्म की अगर बात करेंगे तो ये भाषा को परिभाषित करने के लिए गणितीय मॉडल और नियम है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिमिटिव तत्व का उदाहरण है इनमें से? ठीक है, प्रिमिटिव तत्व का उदाहरण इनमें से बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो प्रिमिटिव तत्व यहाँ पे देखा जाए तो ए बी है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, ठीक है। प्रिमिटिव तत्व जो है भाषा की वर्णमाला के मूल प्रतीक होते हैं, जैसे ए बी हो गया, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्लीन स्टार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग भाषा में शून्य या अधिक बार दोहराव वाली स्ट्रिंग्स को शामिल करने के लिए क्लीन स्टार का प्रयोग करते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अधिक बार दोहराया जाता है स्ट्रिंग्स को शामिल, जैसे L इक्वल टू ए, तो यहाँ पे L इक्वल टू ए, डबल ए, ट्रिपल ए, इस तरीके से उलटने पटाने या स्ट्रिंग्स के लिए, एकल स्ट्रिंग के लिए नहीं होता। ये जो होता है ये क्या होता है? दोहराने के लिए होता है। संयोजन का नियम का उपयोग करके भाषा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो प्रिमिटिव तत्वों पर ऑपरेशन जैसे यूनियन, कंसंटेंशन लागू करके किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न, अनंत भाषा के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? ठीक है, इनफाइनाइट लैंग्वेज के निर्माण में कौन सा तत्व इसमें से महत्वपूर्ण है ये बताना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, पुनरावृत्ति नियम जैसे क्लीन स्टार। तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका राइट है।
सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसका फुल फॉर्म है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ये क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है, डिकोड करता है और फिर उसका एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है, ठीक है। चलिए, सीपीयू का कौन सा भाग गणनाएं और तार्किक संचालन सभी को पड़ता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जो गणितीय काम करता है। आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? सीयू तो निर्देशों को डिकोड करना और कार्यों का समन्वय करना। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सीपीयू में रजिस्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रजिस्टर एक प्रकार की मेमोरी है और जो कि सबसे फास्ट मेमोरी है, तो इसका प्रयोग किस लिए करेंगे? फिर अस्थायी डेटा और निर्देश स्टोर करने के लिए इसमें होगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये अंदर बहुत छोटी तेज मेमोरी यूनिट है जो प्रोसेसिंग के दौरान टेम्परेरी रूप से डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करती है? ये स्टोर करती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का प्रकार है? इसमें से सीपीयू के प्रकार में कौन कौन से इसमें शामिल है? तो सिंगल कोर जो होता है सीपीयू का प्रकार है, ठीक है। रैम एक मेमोरी है, मॉनिटर जो आउटपुट यूनिट है, ठीक है। हार्ड डिस्क, एसएसडी, एचडीडी अलग चीज टाइप है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। सिंगल कोर सीपीयू का प्रकार है जिसमें प्रोसेसिंग कोर होता है। अन्य प्रकार में मल्टी कोर होता है या फिर क्वाड कोर या डुअल कोर इसको कहते हैं, ठीक है। कंट्रोल यूनिट किस चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो कंट्रोल यूनिट जो होता है ये फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट जो साइकिल होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। फेचिंग करना, फिर डिकोड करना, फिर एग्जीक्यूट करना, ये जो है सीयू का काम है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, कंट्रोल यूनिट के द्वारा उत्पन्न सिग्नल्स को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कंट्रोल सिग्नल्स। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, कंट्रोल यूनिट किसके साथ सीधे संचार करती है? तो 95 के आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन जाएगा, एएलयू और रजिस्टर के साथ, ठीक है। ताकि अगला प्रश्न, कंट्रोल यूनिट में हार्डवायर्ड कंट्रोल का अर्थ क्या है? कंट्रोल यूनिट में हार्डवायर कंट्रोल का अर्थ क्या है? तो फिक्स्ड सर्किटरी का उपयोग करके नियंत्रण करना इसका काम है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हार्डवायर कंट्रोल में कंट्रोल यूनिट की कार्य क्षमता फिक्स्ड हार्डवेयर सर्किटरी जैसे लॉजिक गेट्स पर आधारित होते हैं। यह तेज लेकिन कम लचीला होता है। सॉफ्टवेयर आधारित नियंत्रण माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल में होता है। माइक्रो प्रोग्राम कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट की विशेषता क्या है? माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की विशेषता की बात करेंगे तो यह माइक्रो इंस्ट्रक्शन के सेट पर जो है उपयोग करती है, सेट का उपयोग करती है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस यानी छोटे प्रोग्राम का उपयोग करती है जो कंट्रोल मेमोरी में स्टोर होते हैं, ठीक है। यह लचीला होता है लेकिन हार्डवायर से धीमा होता है। चलिए अगला प्रश्न, कंट्रोल यूनिट द्वारा अन्य निर्देशों को डिकोड करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसके लिए करेक्ट है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वो रजिस्टर होता है जिसमें प्रेजेंट में निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है जिसे कंट्रोल यूनिट डिकोड करती है। और प्रोग्राम काउंटर जो है अगले निर्देश का पता रखता है और एमडीआर डेटा ट्रांसफर के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न, कंट्रोल यूनिट का कार्य क्षमता पर प्रभाव किस पर निर्भर करता है? कंट्रोल यूनिट का कार्य क्षमता पर प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो सीपीयू की क्लॉक स्पीड पर निर्भर करेगा, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? कंट्रोल यूनिट को जो डेटा रिसीव करती है फिर उसको जो है कंट्रोल यूनिट डेटा रिसीव करती है यानी फेच करती है, फिर डिकोड करती है, फिर एग्जीक्यूट करती है। तो इसके लिए क्लॉक स्पीड, सीपीयू की क्लॉक स्पीड अगर तेज होगी तो तेज काम करेगा, धीमी होगी धीमी काम करेगा। डिजाइन यानी हार्डवायर लगा या माइक्रो प्रोग्राम लगा है, माइक्रो प्रोग्राम लगा है तो धीमा होगा, हार्डवायर लगा तो तेज होगा। रजिस्टर की संख्या कम है तो धीमा होगा, रजिस्टर की संख्या ज़्यादा है तो तेज काम करेगा। तो इन सभी पर निर्भर करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फिर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंट्रोल यूनिट द्वारा नहीं किया था? ठीक है, चलिए, तो निर्देशों को डिकोड करना ये सीयू का काम है। कंट्रोल सिग्नल भेजना, ठीक है, ये भी काम है। कार्यों का समय बंधन करना ये भी काम है। गणनाएं करना इसका काम नहीं, गणनाएं करना किसका काम है? एएलयू का काम है। तो ये हो जाएगा आंसर आपका सी पार्ट, ठीक है। अब वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तीनों जो मैंने वादा किया, तीनों जो है आपका ये क्या हो जाएगा, आज ये कंप्लीट हो जाएगा कंप्यूटर का।
और इसका वीडियो मैं एक साथ भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ पर आप एक साथ इसको देख सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 बार इसको रिवीजन कर लेंगे तो बहुत सारा आपको हेल्प मिलेगा इसके लिए। तो आज का वीडियो है एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।